चौक बॉडी दे दो, धन्यवाद। इसको ना रखा करें, उंगली भी नहीं जाती उसमें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, आप लोगों के में कल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या था? क्या टॉपिक स्टार्ट किया था कल? न्यूक्लिक अम्ल, वेरी गुड। तो न्यूक्लिक अम्ल में हम लोगों ने कल, अच्छा, लीनियर डायग्राम नहीं बनाया था कल, है ना? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करके खत्म कर दिया था, है ना? तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं, लीनियर डायग्राम बनाइएगा आप लोग जरा, हिंदी में बना दे इंग्लिश में? हिंदी में, चलो। ड्रॉ कीजिए इसे। आज बहुत कम स्टूडेंट है भाई, है ना? आज नहीं आया ज्यादा बच्चे।
हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम लोग बात करें आपके न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, ठीक है ना, तो हमेशा किस पर उपस्थित होते हैं वो? गुणसूत्र पर, ठीक है ना। गुणसूत्र पर वो गुणसूत्र किसके बने होते हैं आपके? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अगर न्यूक्लियो प्रोटीन को दो भागों में विभक्त करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियो एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन एंड न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक अम्ल से है। न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं? 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। कल बात की थी हमने डीऑक्सीराइबोज के बारे में कि 3 तरीके के डीऑक्सी लिखकर दिखाए थे, आपसे पूछा गया था कि कौन सा डी करेक्ट है, पूछा था। और आप लोगों को वो चीज प्रूव कल नहीं की थी, वो चीज आज प्रूव की जाएगी कि क्यों उसको हम डी ई ही क्यों लिखते हैं, डी क्यों नहीं लिखते या डी आई क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। वो चीज आज बताई जाएगी, याद रखिएगा सिर्फ। जब हम लोग बात करें डीएनए, ठीक है ना, तो डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं आपके? एक तो नाइट्रोजनी क्षारक के, पेंटोज शुगर होगी, है ना, शर्करा जो होती है वो कैसी होती है? पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है। और इसके अलावा होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों का ही आपका स्ट्रक्चर पूरा एक जैसा मिलेगा, सिर्फ अंतर कहाँ मिलेगा? इनके प्यूमिडीन और पिरिमिडीन में, है ना। मतलब इसमें हम हमेशा आरएनए में यूरेसिल उपस्थित होता है थाइमीन के जगह पर, ठीक है। थाइमीन क्या है? पिरिमिडीन है, ठीक है ना। क्या है? थाइमीन, पिरिमिडीन है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसके पिरिमिडीन में क्या चीज डिफरेंस है? आरएनए में सिर्फ इसका यूरेसिल उपस्थित होता है थाइमीन की जगह पर, ठीक है। जब हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन सी होती है? 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने केंद्रक पढ़ाया था, ठीक है, केंद्रक में केमिकल कॉम्पोजिशन बताई थी, मतलब रासायनिक संरचना बताई थी, कॉम्पोजिशन की उसमें संगठन, सॉरी। तो उसमें आपको बताए थे 2 प्रकार के, क्षारीय प्रकृति के और अम्लीय प्रकृति के, है ना। जिसमें बताया गया था क्षारीय प्रकृति जो होती है उनका अणुभार कम होता है ना, और अम्लीय प्रकृति का अणुभार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी में मैंने बताए थे नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन, है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन जनरली किसमें उपस्थित होते हैं? आपके डीएनए में, ठीक है ना। तो डीएनए में आपके में होते दोनों ही है, लेकिन ज्यादातर आपके में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की भी अगर हम लोग बात करें तो इसके भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब इसको अगर हम बात करें तो H1, H2A, H2B, ये कंपोनेंट्स होते हैं इनके भी, ठीक है ना, संगठन से बने होते हैं। तो इतना आप लोग डीपली मत जाइए, इतना याद रखिए प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये आप लोगों को कल बता दिया गया था, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड को अगर हम लोग चाहें तो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम? बिल्कुल, उसे फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज जो आप लोगों को बताया जाएगा दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। इन दोनों में अंतर आता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर क्या है, आप लोग बता सकते हैं? नहीं, कुछ तो अंतर होगा। गलत। देखो, ये जब बॉन्डिंग होती है ना, पहली बात तो ए और टी के बीच में होती है, ठीक है। ए और टी के बीच में होती है, इसीलिए मैंने उसको रफ करके एकदम ठीक लिखा था, पहले टी यहाँ लिखा था, सी उस तरफ लिखा था, आप लोगों को समझाने में थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ ए और टी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमेशा इनके बीच में डबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। और सी और जी मतलब साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में रहती है, ठीक है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो वही के वही है अभी भी, प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर क्या होता है? रफ कर देते हैं इस चेन को हम, है ना। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें, हाँ भाई ऑनलाइन कोई बता सकता है मुझे प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में डिफरेंस? देखिए, जब हम लोग बात करें आपके प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में तो एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होगा?
प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस देखने को मिलता है। प्यूरीन की अगर हम लोग इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें प्यूरीन में हमेशा से 2 रिंग उपस्थित होती हैं। कितनी उपस्थित होती हैं? 2 रिंग, जबकि पिरिमिडीन में सिर्फ एक सिंगल रिंग उपस्थित होती है। रिंग मतलब वलय, एक वलय का बना होता है आपका पिरिमिडीन और 2 वलय का बने होते हैं आपके प्यूरीन। तो चलिए डायग्राम देखते हैं हम लोग। ड्रॉ किया। हो गया? देखिए, अभी हम लोगों ने बात की कि जब हम बात करते हैं आपके प्यूरीन एंड पिरिमिडीन के बारे में तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। प्यूरीन जो होती है वो 2 रिंग की बनी होती है, ठीक है। उसमें उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कितने का बना होता है? 2 रिंग का, जबकि पिरिमिडीन सिर्फ 1 रिंग का बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके प्यूरीन पिरिमिडीन में किसका दिया हुआ है? एडेनिन एंड थाइमिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोगों को ये तैयार करना होगा क्लास, याद रखिएगा।
अगर आप लोग ये एग्जाम्पल नहीं भी तैयार कर सकते तो कोई बात नहीं, पर इस टाइप से बहुत सिंपल जो डायग्राम है वो तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज अ पेंटोज शुगर। हो गया? चलिए बात करें अब। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर मतलब आरएनए में कौन सी होती है पेंटोज शुगर? आवाज नहीं आई? राइबोज शर्करा, वेरी गुड। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, है ना, ये तो बोलते हैं उसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें जो शर्करा उपस्थित होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है ये आपका डीऑक्सीराइबोज का बनाया हुआ है, मतलब डीएनए में जो पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है वो ये उपस्थित होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कहा था कि कल एक क्वेश्चन पूछा गया था डी के बारे में कि डी इसमें सिंपल एबीसीडी वाला डी आता है, डी आई आएगा या डी ई आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने काफी बहुत अच्छे से जवाब दिए थे मुझे कल आप लोगों को बताया गया था कौन सा वाला डी आता है उसमें, डीई, है ना। तो डीई क्यों आता है? डीई का मतलब क्या बताया था कल? तो तेज बोल दिया करो भाई, कम, है ना, किस चीज की कमी होना वो होता है, किस चीज को शो करता है? आपका डी, डीई वाले को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो पेंटोज शुगर में अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कार्बन मान के चलूं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि सेकंड नंबर के कार्बन चेन पर एक ऑक्सीजन कम है, देखकर चले आप। सेकंड नंबर के उस पर मैंने इस जगह आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं शो किया, नहीं बनाया ना, क्यों? क्योंकि ये मैंने डीएनए का पेंटोज शुगर का डायग्राम बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर राइबोज शुगर का बनाती हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शो करना पड़ेगा, है ना। तो डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या था? मतलब जब हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो उस पर दूसरे कार्बन नंबर पर आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का अणु, उसकी कमी रहती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। समझ में आया? ठीक है। अब इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि डी कौन सा लिखना है, खाली डी कभी मत लिखिएगा, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पर वो गलत है, ठीक है। ये समझ में आया किस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर डीई, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग बात करें आपके फॉस्फोरिक, आप जानते हैं फॉस्फोरिक हम लोग कौन सा उपस्थित होता है? H3PO4, ठीक है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, इसका और बना लीजिए, बात खत्म करते हैं। चलो देखिए क्या बताया है, H3PO4। तो ये H3PO4 किस वे में रहता है? H3, 1 2 3, H3
पी, पी एक ही है और ओ कितने शो हो रहे हैं? 4, 1 2 3 4 हो गया H3PO4। तो H3PO4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बना लिया सभी ने? गुड। चलिए अब हम लोग क्लास बात करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। ये आप लोगों को वैसे ही पहले से पता होगा, 12th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब डीएनए की आणविक संरचना। जब बात की जाए डीएनए की आणविक संरचना के बारे में तो सबसे पहले डीएनए की जो आणविक संरचना थी वो किसने दी थी? साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, वेरी गुड, वॉटसन व क्रिक ने। ठीक है ना, और ये संरचना जो थी ये दी गई थी सन 1953 में। ठीक है ना, तो 1953 में तो वॉटसन व क्रिक ने डीएनए की आणविक संरचना दी थी, जबकि इन्हें इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है ना, नोबेल प्राइज की जब हम लोग बात करें, नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वो दिया गया था सन 1962 में। ठीक है, तो जो उन्होंने आणविक संरचना दी थी वो तो दी थी 53 में और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था सन 1962 में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है वॉटसन व क्रिक ने क्या कहा था? तो वॉटसन व क्रिक ने ये कहा था कि डीएनए जो होता है ये हमेशा, बिल्कुल सही बात है, डबल हेलिकल संरचना है, मतलब द्विकुंडलित होती है। इसकी संरचना अगर हम देखते हैं तो द्विकुंडलित उपस्थित होती है। ठीक है ना, तो चलिए बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। लिख लिया ना सभी ने? लिखिए। अपनी मर्जी से कोई भी नाइट्रोजन क्षार लगा लीजिएगा। ठीक है, बस बॉन्डिंग का विशेष ध्यान रखना है बस। ठीक है,
चलो ठीक है, आप लोग बाद में बना लेना अभी, ठीक है, स्टॉप कर दो पहले, क्योंकि अभी रिजॉइन होगा ना तब आप बना लेना, ठीक है, तसल्ली से, पहले आप समझ लो इसको। जब हम लोग क्लास बात करते हैं वाटसन व क्रिक के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर होता है ये द्विकुंडलित होता है, ठीक है, द्विकुंडलित होता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो किस किस का बना होगा, नाइट्रोजनी क्षारक का, फॉस्फेट ग्रुप का और पेंटोज शर्करा का बना होता है, ठीक है। वहीं जब हम बात करें तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं बेस, बेस कौन से होंगे, नाइट्रोजनी क्षारक है ये, है ना, क्षारक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेस, तो है ना, तो नाइट्रोजनस बेसिस है। तो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, तो किन्हीं दो नाइट्रोजनी क्षारक के बीच का जो स्पेस है, जो स्थान होता है, वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये जो मैंने अभी बात बताई कि कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है इस तरह से, तो ये कुंडलित जो है वो किसी एक एक्सिस के चारों तरफ इस तरह से रहता है, ठीक है। वाटसन व क्रिक ने जो बात कही थी उसमें डीएनए जो था हमेशा से कैसा होगा, राइट हैंडेड था, ठीक है ना। आप जानते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए भी हम लोग बात करेंगे, तो आपके डीएनए जो होता है जरूरी नहीं है सारे के सारे घुमाव जो है वो राइट हैंडेड ही हो, आपका जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड भी होता है ना। तो यहाँ पर जो वाटसन व क्रिक ने कहा था वो आपका राइट हैंडेड वाला था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं तो एक टर्न को पूरा करने में जितना स्पेस लगता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी अक्ष है, ठीक है, इस अक्ष के चारों ओर में अगर इस तरह से एक टर्न कंप्लीट हुआ, यहां से कंप्लीट करती हूँ ये एक टर्न कंप्लीट, ठीक, उसके बाद फिर से दूसरा टर्न यहाँ के कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पूरा एक टर्न कंप्लीट करने में जितनी दूरी होती है वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉम एक वो रहता है, मतलब एक पूरा कुंडलन बनने में, ठीक है, कितना दूरी जा रही है, 34 एंगस्ट्रॉम, जबकि किन्हीं दो बेसिस के बीच में जो दूरी होती है दैट इज अ 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। मैंने अभी बात की है कि डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, द्विकुंडलित तो होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हेलिकल भी होता है, हेलिकल तो है ही है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड भी है, दो लड़ियों वाला होता है, ठीक है। तो इसमें जो दो लड़ियां होती हैं वो एक तो होगी 5 प्राइम एंड की और एक होती है 3 प्राइम एंड से। आप लोग जानते हैं 12th क्लास में पढ़ाया होगा आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब पुनरावृत्ति, तो उस पुनरावृत्ति में आप लोगों को बताया था कि इसमें एक डीएनए तो सतत बनता है इस तरह से, और एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से टुकड़ों में बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में, जो हम लोग बात करेंगे कल परसों में। तो उसमें जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसमें एक 3 प्राइम एंड है और एक 5 प्राइम एंड होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्राइम एंड होते एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से, दोनों अलग अलग है ना, लेकिन ये दोनों इस तरह से होते हैं कि ये आमने सामने होने पर एकदम परफेक्टली इनके न्यूक्लियोटाइड जो होंगे, नाइट्रोजनस क्षारक जो है, ठीक है, वो एक दूसरे के सामने आएंगे, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, तो एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है। लेकिन इसमें से ये वाला स्ट्रैंड सपोज करो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है और ये नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन जब ये आमने सामने आते हैं तो इनके नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो एक दूसरे के एकदम परफेक्टली एक दूसरे के सामने आते हैं, ठीक है। वहीं जब हम बात करें तो इन दोनों स्ट्रिंग के बीच की जो दूरी होती है दैट इज अ 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इन दोनों ही स्ट्रैंड के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। वहीं जब हम लोग बात करें तो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, ठीक है, इन नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में भी आप लोग जानते हैं कौन कौन से थे नाइट्रोजनी क्षारक, आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसमें ए और टी, आप लोग चलो ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को, हम लोग हमेशा जानते हैं एट कहते हैं ना, एट दी बॉटम, एट दी टॉप, इतना तो इंग्लिश सब जानते हैं कि हम लोग एट तो लगाते ही हैं। तो इस एट को याद रखना, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप। इतना याद रखो ए और टी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, बाकी कौन कौन से बचेंगे अब, साइटोसिन और ग्वानिन,
ठीक है, तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हो जाएगा। कोई परेशानी अब? ठीक है, तो आप एट तैयार रखो, बाकी सब हो जाएगा अपने आप, क्योंकि 2 ही बचते हैं तो 2 के तो बीच में होगा ही होगा फिर पेयरिंग। तो एट के बीच में होने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हमेशा डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 है सिर्फ, ए और टी, कितने अल्फाबेट है 1 और 2, 2, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे 2। ठीक है, और सी जी उसमें कितने बनेंगे, दूसरा रहने वाला कितना होता है 3 हाइड्रोजन में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एट में बनने वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा से डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आया? वही क्लास जब हम लोग बात करें आपके डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, तो डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है हमेशा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जानते हैं ना? ये जो कैसा होता है, बहु पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ये, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस भी हो और आपका फॉस्फेटिक ग्रुप भी हो और पेंटोज शुगर भी हो, कल बताया था। तो इन सब की श्रृंखला जब बहुत लंबी चेन बन जाए उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलेंगे। डीएनए बोलेंगे ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को। तो हर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड होता है फॉस्फो क्या फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, देखिएगा क्लास, बॉन्डिंग यहाँ पे 2 प्रकार की हो रही है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की हो रही है ना, हाइड्रोजन बंध भी बन रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बंध हमेशा बनते हैं नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में, लेकिन किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला जो बंध होता है वो होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, दोनों में अंतर है, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पूरी बात करें तो ये इसमें क्या क्या चीज उपस्थित होगी, यहाँ पर शुगर भी उपस्थित है, नाइट्रोजन क्षारक भी उपस्थित है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी लगा रहता है ना, सबसे कॉर्नर में लिखा के देखो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर यहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक इनके बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इस यहाँ पर ये इस तरह लाइन खींच दी तो इसमें सब कुछ आ गया, पूरा न्यूक्लियोटाइड पूरा बन चुका है। अगर मैं 2 न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड आ चुके हैं, इसमें पेंटोज शुगर भी होगी, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, नाइट्रोजन क्षारक भी है दोनों, तो इनके बीच में जो एक बंध बनता है दैट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है, तो क्लास यही बात आपके वॉटसन व क्रिक ने कहा था। ठीक है, उन्होंने जो आपका ये बताया था स्ट्रक्चर, एक तो राइट हैंडेड की तरफ था, मतलब दाईं तरफ घूमा हुआ था अपने अक्ष के, ये अक्ष बनाया हुआ है देखें, ठीक है ना, इस अक्ष के दाईं ओर घूमा हुआ था इनका डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। वहीं जब हम लोग बात करें तो हर एक घुमाव पर, जैसे ये आपका कोई एक एक्सिस है, अक्ष है, इसके चारों ओर एक टर्न कंप्लीट करने पर, ठीक है, यहां से शुरू किया है मैंने, ठीक है, तो यहां से यहां पर कंप्लीट एक टर्न, यहां से फिर स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर फिर से एक कंप्लीट होता है, इस तरह होता है ना। तो एक टर्न कंप्लीट करने पर कितने आपके न्यूक्लियोटाइड होंगे, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हैं ना, मतलब आपकी सहूलियत के लिए बता दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक टर्न हो रहा है, यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ तक पूरे ये जो लगे हुए ना नाइट्रोजन क्षारक, यहाँ पर आपका शुगर है और आपका वो भी है फॉस्फेट ग्रुप, है ना, तो यहाँ पर पूरे 10 होते हैं, इसमें कितने होंगे 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं इसमें। समझ में आया? बेस पेयर कितने हैं इसमें 10, बेस पेयर मतलब आपके नाइट्रोजन क्षारक वाले बेस पेयर। ठीक है, तो आपके एक टर्न पर होते हैं 10। ठीक है, तो ये सब चीजें किसने बताई थी, वॉटसन व क्रिक ने, और अपने मॉडल में दिया था जिसे हम जानते हैं वॉटसन व क्रिक मॉडल के नाम से। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आया बेटा? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस, गुड। तो चलिए फिर आप लोग जरा रिजन कीजिए प्लीज।